हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अचीव सीएफएफ के यूट्यूब चैनल पे। तो हम यहाँ पे विजन के पार्ट 2 के डिटेल डिस्कशन को लेके आ चुके हैं। विजन जो हमारा विजन का हम डिटेल डिस्कशन करते हैं और वो किस मंथ का चल रहा है। अभी हमारा डिस्कशन अक्टूबर मंथ का चल रहा है। मेनली हम 4 पार्ट्स में इसको डिस्कस करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद पार्ट 2 यानी उसको मेनली हम पार्ट 1 कहते हैं, तो पार्ट 1 में हम 2 टॉपिक्स और टोटली अगर हम कहें तो 3 पार्ट्स में हम पूरे विजन को खत्म कर देते हैं डिस्कशन में। एंड सॉरी फॉर द डिले कि इस मंथ थोड़ा सा डिले हो गया है हमारा विजन का डिस्कशन। मेरे कुछ पर्सनल काम थे जिसके कारण थोड़ा मैं बिजी था, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जल्दी से जल्दी मैं थर्ड पार्ट को भी ले आऊँ आपके सब आप सबके पास, ताकि आप सब अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सके। यहाँ पे जो भी चीज़ हम डिस्कस करते हैं विजन में, हमारे पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है। वहाँ पे 3 चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, जिसमें सबसे पहले आपको चाहिए कि लॉन्ग टर्म में आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो किसी भी टॉपिक की। उसके बाद आपके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स के अंदर क्या होना चाहिए? डेटा चाहिए आपको, ठीक है, किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर कोई भी रिपोर्ट्स, ठीक, कोई रिपोर्ट्स चाहिए आपको आंसर राइटिंग में मेंशन करने के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको जरूरी होती है एग्जाम में। तो ठीक है, ये सारी चीज़ आप कहाँ से लाओगे? तो इसके लिए हमारा 2 इनिशिएटिव चलता है। सबसे पहला जो हम द हिंदू का डिस्कशन करते हैं वीकेंड पे, और दूसरा हमारा ये विजन का मंथली डिस्कशन जो होता है, डिटेल डिस्कशन, ये हम जो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बहुत डिटेल्ड वे में करते हैं। आपको 2 से 3 पार्ट में पूरे हम विजन को खत्म करते हैं, कोई जल्दी नहीं, कोई क्रिस्प नहीं। हम किसी भी टॉपिक को यहाँ पे छोड़ते नहीं है। जो भी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ मुझे लगता है कि आपको पेपर 2 में हेल्प करेगी, मैं उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ और डिस्कशन करता हूँ, ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी चीज़ नया ना लगे। कभी भी आप कोई एस्से के लिए टॉपिक पढ़ो तो आपको ये ना लगे कि अरे यार वो तो बहुत न्यू टॉपिक है, ठीक। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम इस लेक्चर में, इस सीरीज में। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं अपने विजन के अक्टूबर मंथ 2024 के मस्ट रीड टॉपिक्स फॉर पेपर 2। तो ये 3 चीज़ों हमारी प्रायोरिटी होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया एंड व्हाट वी नीड टू डिस्कस नाउ, ठीक। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, ये 2 टॉपिक्स को अपने पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। पार्ट 1 का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं वहाँ से, जहाँ पे इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक। उसके बाद जहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे था फ्री लीगल एड और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है। यहाँ पॉलिटी और गवर्नेंस हमने पार्ट 1 में इसको डिस्कस किया। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने आसियान और ब्रिक्स को डिस्कस किया है, ठीक। अब इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे हमारा सबसे पहला इकोनॉमी वाला सेक्शन पर डिस्कशन रहेगा हमारा। उसके बाद सिक्योरिटी वाले सेक्शन पर डिस्कशन करेंगे हम, और इन्वायरमेंट में अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए तो वहाँ पे हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पे सबसे पहले हमारा यहाँ पे है ये 4 टॉपिक हमारे इकोनॉमी वाले सेक्शन के इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं इसको लाइन बाय लाइन कि क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक। और जो हमारा थर्ड पार्ट होगा वहाँ पे हम ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे ये सारे हम इसको अपने थर्ड पार्ट वाले में डिस्कस करके अक्टूबर मंथ को खत्म कर देंगे। और जैसे ही नवंबर मंथ का मैगजीन अपलोड होगा, अब मैं उस पर जल्दी ही वीडियो आपके लिए बना के ले आऊँगा, और टाइमली मैं कोशिश करूँगा कि 31 दिसंबर के पहले ही तीनों पार्ट्स को फिनिश कर दिया जाए एसएप, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सबसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना एक स्टार्ट की गई थी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे कि ये क्या है, कि इसने 3 साल कंप्लीट किया। अभी 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो अब ये है क्या, हम देखते हैं। तो ये एक ऐसा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जहाँ पे ग्रोथ को एक्सेलरेट करना था, इंटरेस्ट वर्दी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, विद हर एक मिनिस्ट्री के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बना के, होलिस्टिक लेवल पे इसको इंटीग्रेट करके, और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के साथ, जहाँ पे किस चीज़ के बेस पे हम डेवलपमेंट करेंगे, नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, यानी न्यू एज डेवलपमेंट टेक्निक्स को अपनाकर हमें होलिस्टिकली क्या करना है, पीएम गति शक्ति स्कीम के अंडर हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना है। अब यहाँ पे 7 मेन पिलर्स है जिस पे हमें डेवलपमेंट करना था। सबसे पहले रेलवे को इंप्रूव करना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पोर्ट्स हो गए ताकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा सके, इंटरनेशनल ट्रेड पे फोकस कर सके, वाटरवेज हो गया हमारा, एयरपोर्ट हो गया, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ओवरऑल हमें ट्रांसपोर्टेशन एंड इकोनॉमी जो भी चीज़ बूस्ट कर रहे हैं उन सब पे फोकस करना है, इसका मेन गोल है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ईज ऑफ लिविंग को इन्हांस करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ईज करना है और अच्छे से इन्हांस करना है, डिस्ट्रप्शंस को मिनिमाइज करना और कंप्लीट करना है, एक्सपीडिएट किसी चीज़ का कॉस्ट इफिशियंसी किसी भी काम में अटेंड करने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ये अम्ब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंडर आती है। इसको हम शॉर्ट में PMGS NMP कहते हैं, नेशनल मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसके ये किस तरीके से बनाया जाता है, डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के तरीके से बनाया जा रहा है, जहाँ पे हम डिजिटली भी सब चीज़ को इन्हांस करेंगे, ठीक है। आई एम सॉरी, थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, तो आई विल
थोड़ा सा मैं बीच में ब्रेक लूंगा, तो प्लीज काइंडली बियर विथ मी, ओके। ठीक है, अब ये क्या एक डेटाबेस प्रोवाइड कराता है ऑनगोइंग और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो भी है गवर्नमेंट के, यहाँ पे इसमें डेटा वेरियस मिनिस्ट्रीज के, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है हमारा, सागरमाला प्रोजेक्ट है, इनलैंड वाटरवेज है, ड्राई लैंड एंड पोर्ट्स है और उड़ान स्कीम है। इन सब के लिए एक डिजिटल डेटाबेस क्रिएट किया गया, जहाँ पे मेन फोकस रहेगा कि सारे मिनिस्ट्रीज के डेटा को यहाँ पे कन्फाइन करके रखना और उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना। अब यहाँ जो गति शक्ति प्लान, इसके टारगेट्स क्या क्या है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं टारगेट्स। अगर रोडवेज में देखें तो नेशनल हाईवे नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवेज को स्ट्रेच करना है, यानी नेशनल हाईवेज के वेब को हमें 2 लाख किलोमीटर पे क्या करना है, स्ट्रेच करना है। अलॉन्ग विद दैट एविएशन सेक्टर में देखें तो 200 न्यू एयरपोर्ट्स बनाने हैं, हेलीपोर्ट्स बनाने हैं और वाटर एरोड्रोम्स बनाने हैं, जहां पे हम एयरवेज, वाटरवेज एंड इन सब चीजों को क्या कर सकेंगे और भी एफिशिएंटली प्रमोट कर सकेंगे। रेल कार्गो कैपेसिटी को हमें बढ़ाकर 1600 टन करना है, कब तक, फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। पावर ग्रिड, हमें पावर एनर्जी सेक्टर को भी एक्सटेंड करना है, जहां पे हम लगभग 4.5 लाख सर्किट किलोमीटर लाइंस स्टैब्लिश कर दे। उसके साथ साथ रिन्यूएबल कैपेसिटी हमें इंक्रीज करनी है अपनी 225 गीगावाट तक बाई फाइनेंशियल ईयर 25, और कंप्लीट करना है 17,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन का एस्टेब्लिशमेंट। तो ये प्रधानमंत्री गति शक्ति जो हमारा स्कीम है, नेशनल मास्टर प्लान, उसके अंडर ये हमारा टारगेट है कि आने वाले जो ईयर है यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 जो हमारा है, उसमें हमें इन सारे चीज को अचीव कर लेना है। तो ये हमारा टारगेट है जिसको हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे भाई फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है। तो ये चीज हमने देख लिया। यहाँ पे फर्दर की अचीवमेंट्स क्या हो चुकी है, तो हमने टारगेट देख लिया। अब हमें देखना है कि क्या क्या अचीवमेंट्स हो चुकी है गवर्नमेंट की इस सेक्टर में। तो ऑन बोर्डिंग होल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ सिंगल प्लेटफॉर्म, प्रधानमंत्री गति शक्ति ने इंटीग्रेट किया 44 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को और 36 स्टेट्स और यूटीज को लगभग 600 डेटा लेयर्स के अंदर, यानी 1600 डेटा लेयर्स के अंदर, यानी इतनी मिनिस्ट्रीज और इतने सारे स्टेट्स और यूटीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ताकि सब कोई सिंक्रोनाइज वे में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को प्रमोट कर सके एंड एग्जीक्यूट कर सके। उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है इसका। उसका सोशल सेक्टर इंपैक्ट क्या हुआ है, तो इसने सोशल सेक्टर में एक्सपैंड किया है डेटा ड्रिवन प्लानिंग को स्कूल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, आंगनबाड़ी के अंदर, ठीक है। पीएमजीएस पोर्टल भी यूज किया जा रहा है, किसके लिए, पीएम स्कूल्स में लोकल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए, लोकल इंडस्ट्रीज फॉर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। स्किल ट्रेनिंग को भी प्रमोट करने के लिए स्कूल में, ताकि लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके, इसको भी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। फर्दर पीएम गति शक्ति स्टेट मास्टर प्लान है हमारा, जो ऑल 36 स्टेट्स और यूटीज है वहां पे डेवलप किया जा रहा है पीएमजीएस पोर्टल, जहां पे पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान मास्टर प्लान के साथ इसको अलाइन किया जाए और वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस तरीके से एग्जीक्यूट किए जाए। फर्दर ट्रेड फैसिलिटीज, प्रधानमंत्री जो गति शक्ति है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल किस चीज में एड्रेस करने में, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल जो गैप्स थे, लॉजिस्टिकल कॉस्ट जो हमने देखा आगे प्रीवियसली, अभी हमने देखा कि लॉजिस्टिक्स को भी इंप्रूव करना है, लॉजिस्टिक्स प्लान को। तो इन सब चीजों में मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, प्रधानमंत्री गति शक्ति का मेन फोकस है, जहां पे प्लानिंग करना है ऑलमोस्ट 8891 किलोमीटर रोड्स इस्टेब्लिश करना। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करना और डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट, यानी जीआईएस टूल्स को इंश्योर करता है कि एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाए हमारा, और साथ साथ सस्टेनेबिलिटी को भी हम प्रमोट करें, और डिलीवर्स रिजल्ट भी डिलीवर करता है, जो कि हम इतने सारे अचीवमेंट्स इसके देख रहे हैं। तो लॉन्ग वे में, लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा हमारे साथ, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉपिक रेज किया जाता है कि वाई देयर वाज अ नीड फॉर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इसकी जरूरत क्यों थी, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम्स थे इसके साथ। सबसे पहले क्या कि डिसजॉइंटेड प्लानिंग थी, बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज थी जो अपनी इंडिविजुअली काम करती थी। इसकी वजह से क्या होता था, रिपीटेड वे में रोड को एक्सकेवेट किया जाता था। आप भी मीम्स भी देखते होगे या फिर अपने लोकल एरियाज में भी देखते होगे कि एक बार रोड बन गई, फिर उसको खोद के वापस से कभी केबल्स बिछाए जाते हैं, कभी गैस पाइपलाइंस, कभी वाटर पाइपलाइंस। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे, तो अपने हिसाब से वो क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करते थे, जिससे क्या होता था, पब्लिक को बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन फेस करना पड़ता था और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जरूरत से ज्यादा एक्सपेंडिचर होता था। ये जो चीजें बार बार रोड को एक्सकेवेट करके हम वहां पे इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको एक बार में ही एक साथ सिंक्रोनाइज वे में अगर हम इंस्टॉल करके रोड बनाए, तो क्या होगा, हमें बार बार पब्लिक को डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, हमारी पब्लिक को। उसके साथ साथ बार बार हमें एक्सपेंडिचर भी नहीं लगेगा रोड को खोदने का, फिर वापस वहां पे पाइपलाइन से एस्टैब्लिश करके फिर वापस रोड्स बनाने, यानी डबल खर्च, ट्रिपल खर्च को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं। तो ये चीजें थी। फर्दर नॉन यूटिलाइजेशन या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल किए गए हैं उसको या तो सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था या फिर अंडर यूटिलाइज किया जा रहा था, ये चीज थी। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन था, यानी ईच कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिजाइंड एज अ यूनिक प्रोजेक्ट डिस्पाइट सिमिलर स्पेसिफिकेशन व्हिच लीड्स टू
वेस्टफुल एक्सपेंडिचर अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे रेलवे ओवरब्रिज का बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिजाइन करती है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अप्रूवल देती है। तो यहाँ मल्टीपल मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व कर रहा है, ये भी एक फ्रूटफुल हमारा वो नहीं था यहाँ पे, इसलिए यूनिफाई करना जरूरी था। उसके साथ साथ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड डिलेज इन क्लियरेंसेज एंड अप्रूवल्स। ठीक है, अब मल्टीपल मिनिस्ट्रीज को हम इन्वॉल्व करेंगे तो उनके पेपर वर्क्स प्रोसीजर्स सब चीज़ में बहुत ज़्यादा उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये चीज़ों के कारण क्या होता था, बहुत डिले होता था वर्किंग में और डेवलपमेंट में डिले हो जाता था। तो इसके लिए क्या करना था कि इन सबको यूनिफाई करने के कारण क्या हुआ कि हम सही तरीके से डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को कैरिड आउट कर पा रहे हैं और सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अगेन राइज होता है कि हाउ पीएम गति शक्ति इज रिमूविंग बैरियर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमें पता है किस तरीके से बैरियर हटाया जा रहा है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की जा रही है, स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है कई सारी एजेंसीज को। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा रही है। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस है इसके, तो हम ये देखते हैं चैलेंजेस में क्या क्या आते हैं। तो इशूज ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी एंड, तो यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या है, तो सबसे पहले इंटर ऑपरेबिलिटी की इशूज है और गवर्नमेंट डेटा जो है नॉन डिजिटलाइज्ड है। तो सबसे पहले हमें डेटा को डिजिटलाइज करना होगा ताकि सही तरीके से डेटा शेयरिंग हो सके गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स के बीच, ताकि हम सही से डेवलपमेंट एक्टिविटीज को इजिली कैरी आउट कर पाए। ठीक है, उसके साथ साथ डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है हमारी है MeIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक्सप्रेस किया है रिजर्वेशन अबाउट शेयरिंग वैल्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा। अब डेटा शेयरिंग के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो हमें सही तरीके से डेटा सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर को हमें यहाँ पे इन्वॉल्व करना है, तो लिमिटेड डेटा शेयर करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि क्या डेटा इंपॉर्टेंट है जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर करना चाहिए और किन डेटा को हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो इसको भी लिमिट करने की जरूरत है। फर्दर बहुत सारे इशूज है जो PMGS के एम्बिट के बाहर फॉल करते हैं, जिसको हमें इसके अंडर लाना, जैसे लैंड एक्विजिशन सबसे मेजर प्रॉब्लम रहता है, इसमें मेजर रोड ब्लॉक रहता है इंडिया के डेवलपमेंट में। तो इशू की वजह से क्या होता है, बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है पोस्टपोन हो जाते हैं। तो हमें बहुत सारे ऐसे प्लान्स है, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स है या फिर जो इश्यूज है जो PMGS के एम्बिट के बाहर है, उन सबको भी एड्रेस करना पड़ेगा ताकि प्रधानमंत्री गति शक्ति जो स्कीम है हमारा, उसको हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए या फिर उसको कैरी आउट कर पाए। फर्दर और भी चैलेंजेस है जिसको PMGS एड्रेस नहीं करता, जैसे लीगल प्रॉब्लम्स हो गए। जो अगर हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं तो जो लोकल पीपल को हम वहाँ से रिहेबिलिटेट किस तरीके से करते हैं, इस पे ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स क्या है कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से हम सस्टेनेबली डेवलप कर रहे हैं, यानी डेवलपमेंट हम सस्टेनेबल वे में कर रहे हैं या नहीं, इसको भी प्रॉपरली हमें एग्जामिन करने की जरूरत है। तो ये सारे चीजें चैलेंजेस के रूप में है PMGS के सामने। फर्दर किस तरीके से हम हाउ कैन इंडिया इंप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गति शक्ति, हम किस तरीके से गति शक्ति के इम्प्लीमेंटेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर सही से सुधारने पड़ेंगे। उसके साथ साथ जो की इशूज हमने ऊपर डिस्कस किए, सारे प्रॉब्लम्स है, इसको हमें सही से एड्रेस करना पड़ेगा। सर्टेन की इशूज जो है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इशूज जो है, ये सारी चीज़ों को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, लैंड एक्विजिशन डिसीजंस को टैकल करने की जरूरत है। लैंड एक्विजिशन का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको किस तरीके से हम टैकल करते हैं। ठीक है, और गति शक्ति प्लेटफॉर्म को हमें प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन करना होगा ताकि हम PPP मॉडल पे सही तरीके से डेवलपमेंट कर पाए और प्राइवेट एंटिटीज़ के भी कोलैबोरेशन को एंड कोऑपरेशन को हम क्या करें, प्रमोट करें और डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपेंशन करें, यानी लोअर लेवल पे भी हम जाकर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करें। ठीक है, तभी जाके हम इंक्लूसिव ग्रोथ इसमें प्रमोट कर पाएंगे और सही मायने में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमारा हो पाएगा। तो ये आर्टिकल यहाँ पे PM गति शक्ति के बारे में था कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है और क्या क्या हमें करने की ज़रूरत है, क्या चैलेंजेस है इसके सामने, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या टारगेट्स इसने अचीव कर लिए, क्या करने की जरूरत है। तो ओवरऑल हमने PM गति शक्ति के बारे में देख लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, 10 ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया। अब वोकल फॉर लोकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए हमेशा, वोकल फॉर लोकल। तो हमें पता है कि मेक इन इंडिया उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया स्कीम जो है हमारे कंट्री के लिए या फिर हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम हो जाता है। और अभी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के 10 साल पूरे हो चुके हैं 25 सितंबर 2024 को। तो इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि मेक इन इंडिया क्या है, क्या प्रॉब्लम्स इसके सामने है, किस तरीके से हम और भी ज़्यादा अच्छे से इसके स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि ये और अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करें हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो मेक इन इंडिया के बारे में देखते हैं। तो वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव जो मैंने डिस्कस किया, वहाँ से इसको डिवाइस किया गया ताकि ट्रांसफॉर्म कर सके इंडिया को और ग्लोबल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग हम क्या कर सके, हम इंडिया में ही क्रिएट कर सके।
इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो हमें ग्रोथ रेट इंक्रीज करना है सबसे पहले इंडियन इंडस्ट्री का 12 से 14% तक, ठीक है। तो तो हमें 12 से 14% पर ईयर तक क्या करना है, ग्रोथ रेट्स को इंक्रीज करना है। उसके साथ साथ 100 मिलियन इंडस्ट्रियल जॉब्स क्रिएट करने थे 2022 तक, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 25% अपने जीडीपी, यानी जैसे हमें पता था कि प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट शिफ्ट कहाँ हो गया, सर्विस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ हमारा। जो 20 का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसका सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाया इकोनॉमी में। तो हमें इस चीज़ को एड्रेस करना है कि यहाँ पे लगभग लगभग 25% शेयर हो इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, यानी 1/4 शेयर हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंश्योर करना था। यह भी एक टारगेट था हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम का, ठीक है। अब किस किस सेक्टर में ये चीज़ हुआ, तो प्रेजेंट में मेक इन इंडिया 2.0 चल रहा है, जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था, जो 27 सेक्टर पे फोकस करता है, ठीक है। और वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ इसको क्या किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया। पिलर्स क्या क्या है मेक इन इंडिया के, हम ये देखते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसका कोर बन चुका है। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे आया तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप हो रहे हैं, स्मार्ट सिटीज डेवलप हो रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है और हाई स्पीड कम्युनिकेशन क्रिएट किया जा रहा है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। 5G आ चुका है हमारे पास, ठीक है। और आप रोड्स पे भी देख रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से सब चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर लाई करती है। फर्दर FDI को ओपन कर दिया गया न्यू सेक्टर्स में, जैसे डिफेंस सेक्टर में FDI को अलाउ कर दिया गया। इंश्योरेंस सेक्टर है हमारा, ठीक है। तो मल्टीपल सेक्टर से डिफेंस प्रोडक्शन हो गया हमारा, इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, कंस्ट्रक्शन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में क्या किया गया है, FDI को अलाउ कर दिया गया, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया, यानी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट यहाँ पे बनकर आता है, ठीक है। फर्दर गवर्नमेंट ने इम्ब्रेस किया रोल ऑफ फैसिलिटेटर रादर देन रेगुलेटर। गवर्नमेंट अब रेगुलेटर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रही है, यानी किसी भी चीज़ को कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। आप ये समझ लो कि किसी चीज़ को रेगुलेट नहीं करना बल्कि उसको असिस्ट करना, ठीक है, उसको और भी ज़्यादा एक फोर्स प्रोवाइड कराना रादर देन बीइंग द कंट्रोलर, ठीक है। अब मेक इन इंडिया के अंदर इंडिया के मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या है, तो इंडिया जो है न्यू मैन्युफैक्चरिंग पावर बन के उभर कर आ रहा है, एविडेंट अक्रॉस बहुत सारे सेक्टर में। इंडिया ने लगभग 400 मिलियन टॉयज एनुअली प्रोड्यूस किए हैं और इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बन गया। तो ये एक डेटा आपके लिए हो सकता है। सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो चुका है इंडिया वर्ल्ड में, ठीक है, जिससे अपने इंडिया ने दूसरे कंट्रीज पर अपने रिलायंस को घटा दिया है फॉर स्मार्टफोन इंपोर्ट्स। और 99% स्मार्टफोन्स को डोमेस्टिकली ही इंडिया क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूव हो चुकी है, जो प्रोसीजर्स होते हैं आपको बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए, जहाँ पे भी इंडिया ने बहुत काम किया। और क्या किया है, जो पॉलिसी रिफॉर्म से लाया गया, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हो गया, GST हो गया इंडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए, जन विश्वास एक्ट, ये सारे एक्ट हो गए लाए गए, जिसकी वजह से इंडिया ने बहुत रिमार्केबल इंप्रूवमेंट किया है। जहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में इंडिया का रैंक 142 था 2014 में, वहीं इंडिया ने 63rd रैंक को हासिल किया है इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में, ठीक है। अब तो ये रैंक ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बट लास्ट टाइम जब इसको रिलीज किया गया था तो इंडिया का रैंक 63rd था, यानी एक बहुत अच्छा रिमार्केबल इंप्रूवमेंट हुआ इंडिया के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट किया गया इंडिया में। अब इंडिया में लोएस्ट टैक्स रेट से थ्रू आउट द एशिया इंडिया का टैक्स रेट सबसे लो है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक अपील बढ़ रही है। कंपनीज जो है अट्रैक्ट होंगी इंडिया की तरफ और यहाँ पे कंपनीज स्टैब्लिश होंगी। मोबिलाइजेशन FDIs को स्टेटली राइज किया जा रहा है इंडिया में, और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पे भी मेन फोकस किया जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल में देखें अगर, तो इंडिया नियरली 60% वर्ल्ड के वैक्सीन बना रहा है, ठीक है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स में हमें पता है कि मेजर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, मेन बैटल टैंक हो गया, अर्जुन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस सबमरीन, सब कुछ डेवलप हो रहा है और एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। फिलीपींस को इंडिया ने अभी ब्रह्मोस भी एक्सपोर्ट किया है। और कई एक कंट्रीज़ के साथ हम डिफेंस पैक्ट्स भी कर रहे हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं अंडर मेक इन इंडिया प्लान एंड वोकल फॉर लोकल प्लान, ठीक है। अब R&D को भी और मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D को भी हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि इंडिया हैज़ राइजन 42 स्पॉट्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, हमारा रैंक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, ठीक है। हम 39th पे आ चुके हैं। फिर उसके बाद हम सस्टेनेबिलिटी पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं, जैसे हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया था, जिसके अंडर 6 लाख लगभग जॉब्स क्रिएट किए गए हैं। और हमने क्या किया, 1 लाख करोड़ की सेविंग की और यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का स्कीम स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई।
अब इस मेक इन इंडिया एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंडर हमने क्या क्या स्कीम्स लिए जिससे इतने सारे इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिले, इसका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हमने स्टार्ट किया कि प्रोडक्शन के साथ साथ हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहला पीएम गति शक्ति जिसको हमने देखा। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट पे हमने फोकस किया, जहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना हमारा मेन फोकस है। लॉजिस्टिक पॉलिसी को बहुत हमने क्या किया है, इम्प्रूव किया, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में अच्छे तरीके से बिल्ट हो। हमने स्टार्टअप को प्रमोट किया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम को स्टार्ट किया हमने। टैक्स रिफॉर्म्स किए हमने, जो कि हमने पढ़ा अभी रिसेंटली। यूपीआई सबसे बड़ा एक ब्रह्मास्त्र साबित हुआ हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, कैशलेस जो हमारा ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने में, ये चीज़ हुई। और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम, जहाँ पे हम कॉरिडोर्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रहे हैं, जहाँ पे जिसके तर्ज पे हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांसपोर्टेशन को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या किया हमने, मेक इन इंडिया प्रोग्राम में बहुत रिमार्केबल इंप्रूवमेंट विटनेस किया। अब कंसर्न्स क्या क्या हम ये देख सकते हैं। तो कंसर्न्स की बात की जाए तो जो हमारा 25% का टारगेट था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी का, वो आज अभी तक अचीव नहीं हुआ है। जॉब लॉसेस हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, 51 मिलियन जॉब से हम 35 मिलियन पे आ चुके हैं 2023 में। क्यों? इसका रीज़न आपको पता है, कोविड आया। तो ये सारी चीज़ें और भी कई एक इशूज़ है जो प्रिवेल कर रहे हैं। स्लो डाउन हो गया हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड में। इन्वेस्टमेंट रेट डिक्लाइन हो चुका है, जो कि अराउंड 40% था, 39.1% था 2008 में, जो कि 32.2% हो गया 2023 में। एफडीआई ड्रिवन स्ट्रेटजी जो है वो उसमें भी लिमिटेड सक्सेस ही हमने अचीव किया, और हमारा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी वीक है। तो ये सारे चैलेंजेस है जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। फिर पीएलआई स्कीम से रिलेटेड भी कंसर्न्स है हमारे, और क्या क्या फैक्टर्स है जो हिंडर कर रहे हैं हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को। उसमें देख सकते हैं कि हम फॉरेन कैपिटल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, हमारे पास अपने फंड्स नहीं है, ये प्रॉब्लम है। पॉलिसी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हो गया और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, इसके कारण पॉलिसी प्रिडिक्टेबल नहीं रहती है। ठीक है, सप्लाई चेन्स में हम ऑप्टिमल लेवल पे नहीं फंक्शन कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डोमिनेंस है। ठीक है, जिसके कारण अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं डेवलप हो पा रही है, और इनिशिएटिव जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। तो ये सारे यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल्स है जिसकी वजह से मेक इन इंडिया के सक्सेस को हिंडर किया जा रहा है। तो वे फॉरवर्ड अगर हम देखें तो सबसे पहले इंप्रूव करना हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को। न्यू टेक्नोलॉजी हम अपना सकते हैं, एआई के थ्रू एआई हम इंप्रूव कर सकते हैं, मशीन लर्निंग को प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ पे स्किल्ड लेबर फोर्स क्रिएट कर सके और स्ट्रेंथन कर सके हम अपने एजुकेशन के इकोसिस्टम को। एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट जो है हम उसको इनकरेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब से लोग का शिफ्ट हो स्टार्टअप की ओर, प्राइवेट जॉब्स की ओर, ताकि हम क्या कर सके, स्टेम सेक्टर में क्या कर सके, अच्छे तरीके से जॉब्स क्रिएट कर सके और इनोवेशन क्रिएट कर सके। इनहांस करना हमें इनोवेशन इकोसिस्टम को, सेम ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही है। कोर स्ट्रेंथ्स को हमें क्या करना है, रियलाइज करना, ऑप्टिमाइज करना है। और आर&डी प्रमोट करने के लिए यहाँ पे हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एएनआरएफ भी इस्टेब्लिश किया है, जो कि हमने लास्ट वीक के अपने हिंदू के एनालिसिस में भी एएनआरएफ का बारे में डिस्कशन किया था, आर&डी, जहाँ पे हमने रिसर्च सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशन किया था। और हमें क्रिएटिव एक्सीलेंस पे भी फोकस करना है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के एक्सीलेंस या फिर एडवांटेजेस जो उनके पॉइंट्स है उन सब से सीख के हमें खुद पे भी इम्प्लीमेंट करना है। तो ये कुछ एक चीज़ें हमें करनी है, तब जाके हम एक इंडिया को और सक्सेसफुल बना सकते हैं और अपने कंट्री को एक वोकल फॉर लोकल हम सही माने में बना सकते हैं। और मतलब प्रॉपर वे में क्या कर सकते हैं, हम अपने कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को एक विंग्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसी के साथ ये आर्टिकल भी हमारे यहाँ पे खत्म होता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पॉवर्टी इन इंडिया के ऊपर है। ठीक है, तो ये क्यों न्यूज़ में था, हम पहले ये देखते हैं। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है पॉवर्टी, प्रोस्पेरिटी एंड प्लैनेट पाथवेज आउट ऑफ द पॉली क्राइसिस, एक रिपोर्ट इसने प्रोड्यूस किया, जहाँ पे बताया गया कि फर्स्ट पोस्ट पैंडेमिक असेसमेंट में ग्लोबल प्रोग्रेस जो है टुवर्ड्स इंटरलिंक्ड गोल्स रिलेटेड, ये एक रिपोर्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश रिलीज किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो इस रिपोर्ट के अंदर की फाइंडिंग्स क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन का क्या है। तो इट हैज स्लोड टू अ नियर स्टैंड स्टिल ड्यूरिंग द पास्ट 5 years इम्पैक्टेड बाय पॉली क्राइसिस। ठीक है, ऑलमोस्ट ये अब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है, जो भी आफ्टर इफेक्ट्स थे कोविड के, या फिर इन सभी जो हमारे टाइम पे उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हुए थे। तो पॉली क्राइसिस यहाँ पे एक टर्म दिया गया। तो पॉली क्राइसिस क्या होता है, तो पॉली क्राइसिस एक टर्म है कि
जिसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे मल्टीपल क्राइसिस से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, जैसे इंक्रीज फ्रेजिलिटी हो गई, वहाँ पे क्लाइमेट रिस्क है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा राइज करके, ये सब चीज़ मिल जाते हैं। तो एक ऐसी क्राइसिस जहाँ मल्टीपल क्राइसिस है उसको हम पॉली क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। और ये नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता है। ये चीज़ हमारा पॉली क्राइसिस है, ठीक है। करंट स्टेटस एंड पॉवर्टी और इंडिया में क्या है एज पर नीति आयोग, हम ये देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि लगभग लगभग 25 करोड़ जो इंडियंस हैं उन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से वो आगे निकल गए लास्ट 9 ईयर्स में, ठीक है। और जो पुअरर स्टेट्स थे उन्होंने फास्टर डिक्लाइन पॉवर्टी में नोटिस किया है, इंडिकेटिंग रिडक्शन इन डिस्पैरिटी, यानी इक्वालिटी प्रमोट है और डिस्पैरिटी में रिडक्शन आई है, ठीक है। यहाँ पे बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान ने फास्टेस्ट रिडक्शन विटनेस किया है किस चीज़ में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के प्रोपोर्शन में। और इंडिया जो है ऑन ट्रैक है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1.2 को अचीव करने के, जिसका मेन फोकस क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस करना एटलीस्ट हाफ तक बाई 2030। तो ये टारगेट भी इंडिया अचीव कर रहा है वेरी फास्टली, ठीक है। अब फर्दर देखते हैं इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है। तो नॉन अटेनमेंट ऑफ टारगेट, ग्लोबल पॉपुलेशन जो है बताया जा रहा है कि लगभग लगभग 7.3% जो 2030 तक 7.3% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चली जाएगी, जो कि 8.5% है अभी 2024 में, ठीक है। क्या बताया, दिस इज डबल द वर्ल्ड बैंक टारगेट 3%। ये वर्ल्ड बैंक का जो टारगेट था 3% उससे डबल है। और जो एलिमिनेशन है जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर हमारा जो गोल था कि हम पॉवर्टी को एलिमिनेट करें, उससे बहुत ज़्यादा दूर दिखता हुआ नजर आ रहा है, बहुत एक फार्दर ड्रीम की तरह नजर आ रहा है। फर्दर ग्लोबल प्रोस्पैरिटी गैप के बारे में बताया जा रहा है कि प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा तरीके से हॉल्ट हो चुकी है, स्लो हो गया प्रोग्रेस हमारा कोविड पैंडेमिक के बाद, जिसकी वजह से इंक्लूसिव इनकम ग्रोथ में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। प्रोस्पैरिटी गैप होता क्या, तो ये एवरेज है एक फैक्टर का बाई विच इनकम नीड्स टू बी मल्टीप्लाई, इनकम बढ़ नहीं रही लोगों की, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जहाँ पे प्रोस्पेरिटी स्टैंडर्ड कितना है आज के टाइम पे, $25 पर पर्सन पर डे। उसके बाद इंडिया का बताया जा रहा है कि सिग्निफिकेंट फॉल इन इंडियंस लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्रॉम 431 मिलियन टू 129 मिलियन। जो इंडियंस जो थे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे थे उसके अंदर सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिला है, जो कि पहले 431 मिलियन था, जो कि अब क्या हो गया 129 मिलियन हो चुका है। वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है एक्सट्रीम पॉवर्टी को एज लिविंग ऑन लेस देन, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है कि एक पर्सन जो लगभग $2.15 एक दिन में उससे कम पे रह रहा है, यानी उसके खर्च, उसका जो पर डे का खर्च $2.15 से कम है, तो वो क्या एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहता है। तो यही चीज़ एक्सट्रीम पॉवर्टी है यहाँ पे कहा जा रहा है। अब इंडिया के अंदर पॉवर्टी एलिमिनेशन की हिस्ट्री क्या रही है, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा प्री इंडिपेंडेंस एरा आता है, जहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी जब तक ब्रिटिश रूल खत्म नहीं होगा पॉवर्टी हमारे कंट्री से खत्म नहीं होगी, ठीक है। उसके साथ साथ नेशनल प्लानिंग कमेटी स्टैब्लिश की गई थी 1938 में। 1944 में बॉम्बे प्लान लाया गया था, जहाँ पे पॉवर्टी एस्टिमेशन के ऊपर फोकस किया गया था, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखें तो प्लानिंग कमीशन लाया गया, बहुत सारी कमिटीज, अलग कमेटी हो गई, लकड़ा वाला कमेटी, ये सारी कमेटी पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी स्टैब्लिश की गई। उसके बाद तेंदुलकर कमेटी आती है, जो कि कंस्टिट्यूट की गई थी मेथोडोलॉजी पॉवर्टी एस्टिमेट करने के मेथड्स को सजेस्ट करने के लिए, जहाँ पे उसने रिकमेंड किया था कि हमें पॉवर्टी लाइन से कैलोरी नॉर्म्स पे शिफ्ट करना चाहिए, कैलोरी पे शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ 2 सेपरेट PLBs, ठीक है। हमें सबको पॉवर्टी लाइन जो बास्केट था उसको यूनिफाई करने के बारे में कहा गया इसमें, और मिक्स रेफरेंस पीरियड को बेसिस माना गया एस्टिमेट्स का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म है जिस पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको बस इतना ध्यान देना है कि कैलोरी नॉर्म्स के ऊपर फोकस था। कैलोरी नॉर्म्स से हटकर यहाँ पे हमने किस पे शिफ्ट किया था, बेसिस पॉवर्टी लाइन्स की ओर शिफ्ट किया था। फिर रंगराजन कमेटी आती है, जिन्होंने कहा कि हमें ऑल इंडिया के लिए सेपरेट लाइन बास्केट चाहिए, और गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। ये चीज़ बताया जा रहा है। फर्दर क्या फैक्टर्स है इंडिया में पॉवर्टी के, तो सबसे पहला है हिस्टोरिकल फैक्टर। ब्रिटिश कॉलोनीज ने इंडिया को एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना के रख दिया था और इंडिया को फिनिश गुड्स का मार्केट बना दिया था, जिसकी वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया और हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिले। लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अभी के टाइम पे, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि पॉपुलेशन इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है, तो इतने सारे लोगों के नीड्स को फुलफिल करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे कंट्री में पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। इंडियाज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू पीक इन अर्ली 2060, 2060 के आसपास जाकर इंडिया का पॉपुलेशन पीक पे रहेगा, यानी 1.7 बिलियन के अराउंड होगा पॉपुलेशन, जो कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगी इंडिया वर्ल्ड की।
फर्दर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है हमारे यहाँ, डिस्पैरिटीज है हमारे लोगों के यहाँ इनकम में, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कंक्रीट नहीं है, रिसोर्सेज जो है कुछ के पास बहुत ज़्यादा है, कुछ के पास कम है, जिसकी वजह से रिलेटिव पॉवर्टी का सिचुएशन क्रिएट होता है हमारे कंट्री में। यह कहा जा रहा है कि टॉप 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन होल्ड 77% ऑफ टोटल नेशनल वेल्थ। जो टॉप 10% है हमारे कंट्री में उनके पास 77% टोटल नेशनल वेल्थ है। अब सोशल इनइक्वालिटीज़ के बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो इंडिया में 53% जो विमेन है वो आउटसाइड द लेबर फोर्स रहती है ड्यू टू केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, ये ILO की रिपोर्ट है कि 53% रिपोर्ट विमेन जो है वो आउट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। और जोग्राफिकल डिस्पैरिटीज़ भी है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे फ्लड्स आते रहते हैं, डिजास्टर्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता और वहाँ के लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी जैसे सिचुएशन में रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टेबल है। तो सबसे पहला है अफोर्डेबल हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में अगर इनिशिएटिव्स देखें तो आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गया। सोशल सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट में अगर हम आए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आय योजना है, जल जीवन मिशन है हमारा, PM आवास योजना है, PM उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, ये सारी स्कीम्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन और वेलफेयर का देखें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना हमारा हो गया, अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हो गया और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो महात्मा गांधी जो मनरेगा हमारा वो हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया हमारा, और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम हमारे यहाँ पे। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PM स्वनिधि स्कीम हो गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना हो गया और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये सारे स्कीम्स हैं जो पॉवर्टी एलिविएशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो वे फॉरवर्ड हमारा क्या होना चाहिए अगर ये चीज़ देखें हम, तो नीति आयोग ने सजेस्ट किया है, कुछ सजेशंस दिए हैं जिससे हम पॉवर्टी को कम्बैट कर सकते हैं। जहाँ पे सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव सस्टेनेबल रैपिड ग्रोथ, हमें बेटर जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे और एडिशनल रेवेन्यूज जनरेट करने के सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे हम सोशल एक्सपेंडिचर अपना एक्सपेंड कर पाए फास्टर पेस पे। सेकंड, ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर में लाने की जरूरत है, मेनली ईस्टर्न इंडिया में, ये चीज़ कहा गया नीति आयोग के द्वारा। उसके साथ साथ हमें एक एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जहाँ पे हम बेटर जॉब टारगेट स्कीम्स बना सके, जहाँ पे जॉब क्रिएशन हम कर सके और रिड्यूस कर सके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स को, जनधन योजना का यूज कर सके, आधार कार्ड, मोबाइल जैम, ट्रिनिटी, ये सब चीज़ों को। उसके बाद हमें फोकस करना होगा अमर्त्य सेन के डेवलपमेंट एज फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी अप्रोच पे, जहाँ पे हम लोगों के अंदर उनके सिचुएशन को अच्छे तरीके से इंप्रूव करें ताकि वो फ्रीडम एक्सपीरियंस कर पाए। यहाँ पे आपके सामने एक कोट भी है जो महात्मा गांधी ने कहा था कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। तो इसके साथ ये आर्टिकल भी यहाँ पे खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम पढ़ेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने में मजा भी आएगा। तो ये न्यूज़ में इसलिए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 का रिलीज कर दिया गया है बाई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इनसीड बिजनेस स्कूल, ये तीनों मिलकर इसको प्रेजेंट करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को 2024 को। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका मेन थीम क्या है, अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि इसमें टॉप किसने किया है। स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन, US, सिंगापुर। इंडिया का रैंक 39 है अमंग 133 नेशंस, जिससे हमें पता चल रहा है कि इंडिया का रैंकिंग इंप्रूव हुआ है, जो कि 2023 में इंडिया 40th रैंक पे था। ठीक है, इंडिया टॉप रैंक होल्ड करता है लोअर इनकम कंट्रीज के इकोनॉमी जो है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो है और सेंट्रल एंड साउदर्न एशियन कंट्रीज हैं, जहाँ पे नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल आउटपुट्स देखे, क्रिएटिव आउटपुट्स देखे, बिजनेस सोफिस्टिकेशन देखे, इंडिया इन सब में टॉप रैंक होल्ड करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। उसके साथ साथ बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई आर अमॉन्ग द टॉप 100 इस साइंस एंड टेक क्लस्टर्स। ठीक है, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई ये टॉप है उसमें साइंस एंड टेक क्लस्टर्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइजेस क्या है। तो एक ऐसा वे है एंटरप्रेन्योरशिप का जहाँ पे हम अचीव करते हैं इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट तो करते ही है, उसके साथ साथ हम वेरियस सोशल इशूज़ को भी एड्रेस करते हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हो गया और सोशल जस्टिस हो गया। जहाँ पे हम एफिशिएंसी, इनोवेशन, रिसोर्स और प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्रेन्योर्स को कंबाइन करते हैं पैशन, वैल्यूज, मिशन, कंसर्न्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, अब ट्रेडिशनल कंपनीज और हमारा जो सोशल एंटरप्राइजेज है इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इनके मोटिवेशन और मिशन को देखें तो ट्रेडिशनल कंपनीज का मेन मिशन क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू गेन करना, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करना और सोशल वैल्यू
वन वेज और दी अदर इसको जनरेट करना। वहीं पे सोशल इंटरप्राइज का मेन गोल होता है सोशल वैल्यू क्रिएट करना। बाय सोशल इशूज़ को हम एड्रेस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अपना क्रिएटिव है उसको इंप्लीमेंट करके क्रिएटिव इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करेंगे। गोल क्या होता है इकोनॉमिक और मार्केट है, यहीं पे सोशल इंटरप्राइज का मेन गोल क्या है, इंक्लूसिव एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच करना, ओपन सोर्स इकोनॉमी को प्रमोट करना। ठीक है, इकोनॉमिक गेन यहाँ पे इंक्रीज करना है, स्टेक होल्डर्स का यूटिलाइज करके सरप्लस का यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हम सोशल इशूज़ के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाए। वही एक बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे। और सिग्निफिकेंस क्या है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल इंटरप्राइजेज का, सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, एस्टिमेट किया जा रहा है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल जब सोशल इंटरप्राइजेज इंडिया में बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियस बात है कि होगा। अलॉन्ग विद दैट हमें इन्फ्लुएंस करना है पॉलिसी थ्रू एक्सपर्टीज, उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम प्रमोट करेंगे। फिर से सेंसिटाइजेशन एंड इंगेजमेंट इंटीग्रेट करेंगे हम सोशल इनोवेशन कॉर्पोरेशन में, और साथ साथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि वाइडर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा, फाइनेंस इसमें मिल पाएगा, हम क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डिवाइस करेंगे, और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी भी हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो इसका मेन गोल है इंडिया के अंदर क्या क्या इसको प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव्स लेके। तो अटल इनोवेशन मिशन है हमारा, एस्पायर है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आत्मनिर्भर भारत है हमारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिवनेस प्रमोट कर रहे हैं स्टार्टअप्स में एंड एमएसएमईज में, अलॉन्ग विद प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मैंडेटरी प्रोविजन है 2013 के कंपनीज एक्ट का, कि सर्टेन कंपनीज जो है उनको कुछ कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करने पड़ेंगे समाज के हित में। उसके साथ साथ सोशल स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स है, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड्स है, और ग्रीन बॉन्ड्स, और कई एक बॉन्ड्स है जहाँ पे इंडिया इसको प्रमोट करता है। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, जिसको 1967 इस्टेब्लिश किया गया था। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी वही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे ध्यान देना। मेंबरशिप 193 कंट्रीज के मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर 1995 बना था। आप फंक्शंस और मेजर ट्रीटीज इसके देख सकते हैं। अब इसके साथ हम सिक्योरिटी वाले पोर्शन पे मूव करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एआई और डिफेंस के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, एआई और डिफेंस के बारे में डिस्कस करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इवैल्यूएटिंग ट्रस्ट वर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस। ठीक है, फ्रेम किया गया है इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा, इसको लॉन्च किया है किसने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि ETAI जो हमारा ये है ट्रस्ट वर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क, ये क्या है। तो ये एक रिस्क बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क है जिसको डिजाइन किया गया है इंटीग्रेशन को इंश्योर करने के लिए, रिलायबल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को विद क्रिटिकल डिफेंस ऑपरेशंस। ठीक है, इसके 5 प्रिंसिपल्स है जिसपे वो ये फोकस करता है। सबसे पहले है रिलायबिलिटी और रोबस्टनेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड प्राइवेसी, इन सब चीज़ों पे इसका मेन फोकस रहेगा। It defines a comprehensive set of criteria for evaluating trustworthy AI and ETAI guidelines provide specific measures to implement this criteria। ठीक है, हमें यहाँ पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ तलाशने की ज़रूरत है और यहाँ पे इवेलुएट करना है कि किस तरीके से हम AI को ट्रस्टवर्दी बना सकते हैं, और इन गाइडलाइंस की हेल्प से स्पेसिफिक मेजर्स लेकर हम किस तरीके से इन सारे क्राइटेरियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा क्रूशियल सेक्टर और हमें यहाँ पे बहुत सोच समझ के चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होती है, क्योंकि सारी कंट्री के इंपॉर्टेंट क्रूशियल डेटा से एसोसिएटेड होता है हमारा। अब एआई और डिफेंस के बारे में देखें तो एआई सिस्टम, ये वाला जो एआई सिस्टम है 2 वेज में प्लेटफॉर्म्स को फंक्शंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले सपोर्टिंग फंक्शन जहाँ पे हम इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं, सर्विलेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं, नेविगेशन में यूज़ कर सकते हैं, और कमांड एंड कंट्रोल में इन्हांस्ड वे में कैपेबिलिटी इन्हांस कर सकते हैं। साथ साथ ऑफेंसिव फंक्शन क्या है इसके, हम टारगेट सेलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्राइक कैरी आउट करा सकते हैं, जैसे ड्रोन स्वार्म्स हो गए, एआई ड्रिवन हैकिंग कर सकते हैं, ये सब ऑफेंसिव फंक्शंस है इसके। अब एआई के पास ये भी स्किल है कि वो पैटर्न्स, जो साइबर अटैक्स है उसके पैटर्न्स को स्टडी कर सके और प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी बना सके अगेंस्ट मैलवेयर अटैक। ठीक है, तो इससे हम वायरसेस से बच भी सकेंगे। तो एआई के इसके फंक्शंस है। अब सिग्निफिकेंस क्या क्या है एआई का अगर हम यूज़ करते हैं वेरियस एस्पेक्ट में डिफेंस और सिक्योरिटी में। सबसे पहले ऑटोनोमस वेपन्स एंड लॉइटरिंग वेपन सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमसली सर्च करेगा, टारगेट्स को आइडेंटिफाई करेगा और वहाँ पे उनके साथ इंगेज करेगा बहुत प्रिसाइज तरीके से और फास्टर वे में, जैसे इजरायली हार्पी एंड हरोप ड्रोन्स करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इनहेंस टारगेट रिकॉग्निशन एंड प्रिसीजन, ये आइडेंटिफाई करेगा और इंगेज करेगा स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट्स के साथ, जैसे मिसाइल सिस्टम हो गया, और अवॉइड करेगा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर डिजायर किया गया तो। उसके साथ साथ रियल टाइम डेटा एनालिसिस, ठीक है, ह्यूज डेटा सर्विलेंस सिस्टम हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं रियल टाइम में। उसके साथ साथ क्रिटिकल इंटेलिजेंस जो बैटल फील्ड पर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा उसको हम प्रोवाइड करा सकते हैं एआई की हेल्प से।
कुछ एग्जाम्पल्स भी है। फिर कॉम्बैट करने में ये हेल्प करेगा हमें सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग से जनरेटिव एआई इंप्रूव कर सकता है। मिलिट्री ट्रेनिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू ट्रेनिंग मटेरियल्स की हेल्प से, ठीक है। क्राइम के प्रिडिक्शन में और क्राइम ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल हो सकता है। और उसके साथ साथ हम साइबर अटैक्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल थ्रेट्स को डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। और हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, फ्यूचर अटैक्स को प्रिडिक्ट करके डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके सिग्निफिकेंस है। इशूज़ क्या क्या है, तो नॉन स्टेट एक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, यानी क्रिमिनल और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका यूज कर सकते हैं, जिसका यूज अच्छे तरीके से नहीं होगा। सोशल इंजीनियरिंग, एआई है तो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसका यूज किया जा सकता है सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स को मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि टारगेट ग्रुप्स को हम क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके और उसको रेडिकलाइज किया जा सके। मैलवेयर क्रिएशन के लिए इसका यूज किया जा सकता है। कोई भी स्पेसिफिक लॉज नहीं है एट दिस प्रेजेंट ऑफ टाइम एआई को लेके, जिससे हम क्या कर सके, इसके लिमिट्स पे एक रोक लगा सके, सिविलियन प्रोटेक्शन इंश्योर कर सके और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, इन सब चीज़ों को इंश्योर कर सके, ठीक है। उसके साथ साथ प्राइवेसी और सर्विलेंस वायलेशन हो सकता है इसका। एथिकल कंसर्न भी, ऑटोमेशन बायस है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एक इसके आगे चैलेंज है। ऑटोनोमस सिस्टम है तो प्रेडिक्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है, और ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन टारगेट्स, ये सारी चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड है। इंडिया के इनिशिएटिव क्या है एआई डिफेंस में इसको अडॉप्ट करने के, तो स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ एआई फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस टास्क फोर्स, ठीक है। 75 न्यूली डेवलप्ड एआई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया, वर्ल्ड लेवल पे कुछ इसके है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। एआई में बस बेसिक स्टार्टिंग में मुझे बताना जो मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड किया तो नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हमें सर्विलेंस को इंश्योर करना पड़ेगा, और ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों साइबर वॉरफेयर टेक्निक्स को हमें डेवलप करना होगा। इंटरनेशनल लेवल पे एक इंटरनेशनल लॉज की ज़रूरत है, जिसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर पाए। आर्म कंट्रोल रिजीम की ज़रूरत है एआई के ऊपर, और आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से एआई का यूज कर सकते हैं हम रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री सिस्टम इस्टेब्लिश करने में। तो यही पार्ट 2 में यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब पार्ट 3 में हम नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा उसको डिटेल में डिस्कस करके इस अक्टूबर मंथ के विजन को ख़त्म कर देंगे। टिल देन जय हिंद, बने रहे साथ में, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें।